तो अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। देखो, जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, अगर फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा तो क्रॉप प्लांट्स या किसी भी प्लांट की जो ईल्ड होती है तो ईल्ड क्या होती है, ज़्यादा होगी। अगर फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा, ईल्ड ज़्यादा, यानी प्रोडक्टिविटी प्लांट की ज़्यादा, क्रॉप प्लांट्स हो या कोई भी प्लांट्स हो। और क्रॉप प्लांट्स हम लगाते क्यों हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रोडक्टिविटी हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाए तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस कम, प्रोडक्टिविटी कम। हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस जैसे ही रेट कम होता है तो ईल्ड हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है ना। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के रेट को कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में सनलाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर, ये 4 फैक्टर्स हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स में दिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इस पर बार बार डिस्कस करती है, इसी को डिटेल में बताया है। कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, प्लांट फैक्टर्स भी हैं, जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, डिटरमाइन करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। नंबर ऑफ लीव्स, साइज, एज हो गई, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, कैसे ओरिएंटेशन लीफ का ऐसे है कि फिर ऐसे लीफ लगी हुई है, इसके रेट, ये सारी चीज़, यानी ओरिएंटेशन ऑफ लीफ हो गया। उसके अंदर जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वो कितनी है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कितना है, क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना है, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन कितना है, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को डिटरमाइन करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसके साथ साथ जो प्लांट होता है जिसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे भी डिपेंड करता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या होता है, यानी प्लांट जो होता है वो उसके जो पेरेंट प्लांट्स हैं उसके अंदर अगर हम बात करें, जो लीफ का ओरिएंटेशन जैसा होगा वैसा ही उसके अंदर भी होगा। उसके अंदर मेसोफिल सेल्स कैसी हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कितना था, ये सारा का सारा, ये सारे फैक्टर्स उसके जो पेरेंट्स में थे, वो जो जिस प्लांट पे हम लोग बात कर रहे हैं उस प्लांट के अंदर भी उसी से आए होंगे। ठीक है ना। तो उसके अंदर उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। तो बात करते हैं द एक्सटर्नल फैक्टर्स वुड इंक्लूड, ये सारी पॉइंट यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सनलाइट, वाटर, CO2, टेम्परेचर एंड वाटर। Hence, though several factors interact and simultaneously affect the photosynthesis CO2 fixation। एक साथ जो several factors, जो 4 फैक्टर की हम बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की, वो सब क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस यानी CO2 के फिक्सेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यूजुअली वन फैक्टर इज द मेजर कॉज और इज द वन दैट लिमिट्स द रेट। इसमें से कोई एक फैक्टर होगा जो फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करेगा, लिमिट करेगा। कौन होगा, कैसे होगा, वो आगे हम बात करेंगे। हैंस एट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम रेट की बात करें, फोटोसिंथेसिस का रेट चेक करें तो क्या क्या होगा, हैंस एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइन द फैक्टर्स अवेलेबल एट द सब ऑप्टिमम लेवल। यानी एक ऑप्टिमम लेवल होता है, जितना रिक्वायरमेंट होता है उससे भी कम, जो भी जिसका भी जो लेवल होगा, सब ऑप्टिमम लेवल जिसका होगा वही क्या करेगा, वो उस समय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। ठीक है ना, वही रेट को डिसाइड करेगा। कैसे, व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस। देखो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब बहुत सारे जो सारे के सारे चारों फैक्टर की बात कर लेते हैं, चारों एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर लेते हैं। व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस यहाँ पे जो हमारे पास हो रही है वो हम फोटोसिंथेसिस को मान लेते हैं। तो उस समय क्या होता है, व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, तो उस समय ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कम्स इनटू इफेक्ट। तो उस समय कौन सा लॉ काम करता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो होता है वो उस समय रोल प्ले करता है। इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाई मोर देन वन फैक्टर, देखो कोई भी केमिकल प्रोसेस है वो अगर एक से ज़्यादा फैक्टर से अफेक्ट हो रही है, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइन द फैक्टर्स विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू। मतलब जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, इसमें सबसे कम जिसकी भी वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पे होगी, वही उस समय फोटोसिंथेसिस के रेट को डिटरमाइन कर रहा होगा। क्लियर। It is the factor which directly affects the process if its quantity is changed। तो अगर जैसे हम उसकी क्वांटिटी चेंज करेंगे, जो भी लिमिटिंग होगा उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस के रेट को भी चेंज होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी कहती है अगर हम ग्रीन लीव्स की बात करें, ग्रीन लीफ है, ऑप्टिमम वहाँ पे लाइट है, CO2 कंडीशंस है, तो किसी भी प्लांट में CO2 कंडीशंस ऑप्टिमल है, लाइट ऑप्टिमल है, वाटर ठीक है, बट टेम्परेचर कम है।
टेम्परेचर बहुत कम है तो क्या होगा, द प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ टेम्परेचर इज वेरी लो। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये फोटोसिंथेसिस के रेट को लिमिट करेगा, ये लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे लिमिटिंग फैक्टर। तो जैसे ही टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। दिस लीफ इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। वेरी इजी, बहुत अच्छे से सारा कुछ अगर समझोगे तो बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ में आएंगी। अब पहला फैक्टर हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर में आता है लाइट। लाइट में भी 3 पॉइंट दिए हैं कि लाइट की क्वालिटी कैसी है, लाइट की इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। जो लाइट क्वालिटी की हम बात करते हैं, क्या लाइट क्वालिटी की हम बात करते हैं, तो लाइट क्वालिटी में हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस, पार। जो पार होती हैं, पार में क्या होता है, हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, यानी विजिबल लाइट होती है। और जो विजिबल लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 400 to 700 नैनोमीटर। उसमें से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेड एंड ब्लू लाइट में होती है, सबसे कम ग्रीन लाइट में सबसे कम होती है, रेड एंड ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होता है। तो ये लाइट क्वालिटी की बात हो गई। लाइट की इंटेंसिटी की बात अभी करते हैं, पहले ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर की बात करते हैं। जितना ज़्यादा प्लांट ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, जितना प्लांट को ज़्यादा मिलेगा उतनी फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा, यील्ड उतनी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो जो जितना हम ड्यूरेशन कम देंगे, ड्यूरेशन अगर कम दे रहे हैं, लाइट कम देर के लिए आ रही है तो प्लांट का ड्यूरेशन कम, तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम, तो यील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब बात करते हैं लाइट इंटेंसिटी। देखो लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में सारा कुछ चीज़ें बताई गई है। सबसे पहले हमने क्या किया, लाइट इंटेंसिटी। तो शुरू में जब यहाँ पे हमने लाइट का ड्यूरेशन बढ़ाना शुरू करा, ठीक है ना, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाना, ड्यूरेशन नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू करा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे अभी तो लो लाइट इंटेंसिटी थी यहाँ पे, और हम टाइम के साथ साथ धीरे धीरे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, CO2 फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो देखो बढ़ता हुआ जा रहा है। वो क्या कर रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया इंटेंसिटी की, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है। बट यहाँ पे सी पॉइंट पे देखिए, इसके बाद हम इंटेंसिटी तो बढ़ा रहे हैं बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो गया, नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा लाइट जो होता है, यानी इंटेंसिटी जो लाइट, हमेशा वही लिमिटिंग थोड़ी ना रहेगी। इसके बाद हमारे पास CO2 है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये भी तो लिमिटिंग हो सकते हैं। अब हमने लाइट तो बढ़ा दिया, लेकिन इसके बाद CO2 लिमिटेड, CO2 लिमिटिंग है, तो अब रेट कैसे बढ़ जाएगा, तब तो CO2 को भी बढ़ाना पड़ेगा ना। इसलिए यहाँ पे अब होता क्या, लाइट की इंटेंसिटी को एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ाने के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट तो बढ़ता है, लेकिन उसके बाद क्या जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। तो सी पॉइंट सैचुरेशन को दिखाता है, और ए पॉइंट क्या है, लाइट इंटेंसिटी क्या है, लिमिटिंग है। लेकिन बी पॉइंट पे आते आते अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग, दूसरे फैक्टर्स भी लिमिटिंग हो जाते हैं। हो सकता है लाइट की तो बात ही हो गई, हो सकता है CO2 हो गई, हो सकता है टेम्परेचर हो, तो हो सकता है कोई दूसरा कोई फैक्टर भी लिमिटिंग हो जाए, ठीक है ना। जो डी पॉइंट है ये लाइट सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है ना, लाइट सैचुरेशन पॉइंट। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जो सारी चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी रेट डिक्रीजेस ड्यू टू डैमेज ऑफ पिगमेंट। अगर बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो पिगमेंट डैमेज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, रेट डिक्रीज कर जाता है। इसके साथ एक पॉइंट और देखें, हम लाइट बहुत कम बार ऐसा होता है कि लाइट लिमिटिंग होती है। वजह क्या होती है, वजह ये है, what is interesting to note is that light saturation occurs at 10% of the full sunlight। यानी सनलाइट जो भी आती है उसमें से 10% पे फुल मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करने लगते हैं। यानी प्लांट के अंदर जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो कब होना शुरू हो जाती है, जैसे ही सनलाइट का 10% उनको मिलता है, प्लांट को मिलता है, वो फुल फोटोसिंथेसिस जो भी होनी होती है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस उनकी होती है। हैंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स, शेड और डेंस फॉरेस्ट, लाइट इज रेयरली लिमिटिंग। तो लाइट बहुत कम बार ऐसा होता है कि लिमिटिंग होती है, क्योंकि 10% रिक्वायरमेंट है, 10% तो मिल ही जाता है। लेकिन लिमिटिंग कहाँ होती है, ऐसे प्लांट्स जो शेड प्लांट होते हैं या डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं,
ठीक है ना। तो जैसे कि मनी प्लांट का प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, मॉस प्लांट हो गया, ग्रो इन लो लाइट इंटेंसिटी। तो ये लो लाइट इंटेंसिटी में भी ग्रो करते हैं। तो इनके लिए जो ऐसा हो सकता है कि लाइट लिमिटिंग हो, अदरवाइज लाइट लिमिटिंग बहुत रेयरली ही होती है। क्लियर, ये लाइट वाला पूरा ग्राफ आपको समझ आ गया। तो हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो CO2 कंसंट्रेशन है वो 300 ppm से 400 ppm है, यानी 0.03% से 0.04%। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन अप टू 0.05, यानी अगर हम कंसंट्रेशन 500 ppm कर दें, इन्वायरमेंट में कितनी 300 ppm से लेके 400 ppm तक, लेकिन हम कितना कर दें 500 ppm, या इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चेंज है कि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कितनी हो जाए 500 ppm, तो क्या होगा कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। तो CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 500 से ज़्यादा रखें, ठीक है ना, बियॉन्ड दिस लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्ग पीरियड्स। जैसे 500 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा, 500 ppm से ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बनी रहे काफ़ी टाइम तक, तो वो डैमेज करना शुरू कर देगी, ठीक है ना कहीं हानिकारक हो जाएगी हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। द C3 C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन। देखो C3 और C4 प्लांट जो दोनों प्लांट हैं वो डिफरेंट CO2 कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। एट लो लाइट कंडीशन नीदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन। अब अगर लाइट लिमिटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे पॉइंट है, देखो लाइट एट लो लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट इंटेंसिटी लो है तो उस समय ये लो होने की वजह से लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग हो जाएगी। तो C3 प्लांट C4 प्लांट नो रिस्पॉन्स टू हाई CO2। आप CO2 कंसंट्रेशन चाहे जितनी बढ़ा लो, जब तक आप जो लिमिटिंग फैक्टर्स है उसको नहीं बढ़ाओगे तब तक उसका रेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी कहती है अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हम कर दें, ठीक है ना, क्या कर दें, हाई लाइट इंटेंसिटी कर दें, तो जो C3 प्लांट है C4 प्लांट है दोनों शो करेंगे इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने क्या किया, लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर दिया, हाई कर दिया, तो दोनों प्लांट क्या करने, शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ा दिया। अब यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, इस ग्राफ में क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और द CO2 कंसंट्रेशन हमने लिया है। आप इस ग्राफ में देख रहे हो कि यहाँ से ये ग्राफ है जो C4 प्लांट के लिए। एनसीईआरटी कहती है जो C4 प्लांट होते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट नोट इज द C4 प्लांट शो सैचुरेशन एट अबाउट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, यानी 360 ppm पर C4 प्लांट जो होते हैं अपना सैचुरेशन शो कर देते हैं। तो जैसे ही अब इन्वायरमेंट में कितनी है 300 से लेके 400, तो इनके लिए तो सैचुरेशन वाला पॉइंट आ गया C4 के लिए। लेकिन जो C3 प्लांट है उनका सैचुरेशन आता है 450 पे, और हमारे पास कितने हैं मैक्सिमम 400। तो अगर हम बात कर लें ये 380 कंसंट्रेशन ppm में हमने मान लिया है इस पे पढ़ने के हिसाब से, तो अगर हम मान लेते हैं 400 के नियर वैल्यू ले लेते हैं 300 ppm, तो इसका मतलब ये हो गया जो CO2 है उसमें तो सैचुरेशन आ जा रहा है, ठीक है ना, CO2 में, क्योंकि CO2 को कितनी रिक्वायरमेंट है 360 ppm। लेकिन जो C3 प्लांट है उनका सैचुरेशन कहाँ आता है 450। इसका मतलब अगर है हम CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो किसके फोटोसिंथेसिस का जो रेट है बढ़ जाएगा, वो C3 प्लांट होंगे, क्योंकि उसमें सैचुरेशन रेट कहाँ कितना आ रहा है 450 पे, ठीक है ना। तो पॉइंट देखो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू नोट दैट C4 प्लांट शो सैचुरेशन अबाउट 360 ppm while C3 रिस्पॉन्ड इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन एंड सैचुरेशन सीन ओनली बियॉन्ड 450। जब 450 से ऊपर जाएंगे तब सैचुरेशन लेवल इसका आएगा। 10 करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल्स इज लिमिटिंग टू C3 प्लांट। तो आज की डेट में CO2 किसके लिए लिमिटिंग है, C3 प्लांट के लिए, क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट कितनी है 450 से बियॉन्ड है, तो उतनी कम। तो रेट अगर हम सब CO2 का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएं तो फोटोसिंथेसिस का रेट किस में ज़्यादा बढ़ेगा, C3 प्लांट के अंदर। The fact C3 plants respond to higher CO2 concentration by the showing increased rates of photosynthesis leading to higher productivity has been used to some greenhouse crops। इसीलिए कुछ ग्रीन हाउस जो C3 प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रीन हाउस क्रॉप बोला जाता है, जो ग्रीन हाउस में यूज़ करा जाता है, टोमेटोज हो गए, बेल पेपर हो गए, यानी कलरफुल शिमला मिर्च जो होती है, दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड इन रिच एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू हायर यील्ड। तो वहाँ CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है, ये हायर यील्ड मिलता है C3 प्लांट का,
ठीक है ना। तो C3 प्लांट, C4 और C3 प्लांट के बारे में यहाँ पे कंसंट्रेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए थे जो कि आपको समझना है। ये पॉइंट आपको बस समझ में आने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, बहुत सिंपल है बहुत, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर जो होता है वो कहीं ना कहीं एंजाइम को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हमारे बॉडी के जो एंजाइम होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है जो टेम्परेचर होता है किसको अफेक्ट करता है, एंजाइम। जो टेम्परेचर है अफेक्ट बोथ लाइट एंड डार्क रिएक्शन, तो कहीं ना कहीं लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों को अफेक्ट करेगा। क्यों? बट मोर अफेक्ट डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंदर। केल्विन साइकिल की बात करते थे तो उसको ज़्यादा अफेक्ट करता है। वजह क्या होती है इसकी, रीजन क्या है? लाइट रिएक्शन जो होता है उसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट होंगे वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा अफेक्ट करेगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी, ठीक है ना। The temperature optimum for photosynthesis different plant also depends on the habitat they are adapted to। इसके साथ साथ जो प्लांट होते हैं अलग अलग हैबिटाट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अडाप्ट कर लेते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स अडाप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट्स। तो जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं वो हायर टेम्परेचर को अडाप्ट कर लेते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा होता है देन द प्लांट्स, तो उनके अंदर एंजाइम भी वैसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो टेम्परेचर होता है वो एंजाइम को अफेक्ट करता है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में किसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा? डार्क रिएक्शन को। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं वाटर की। जो वाटर होता है नो डायरेक्ट अफेक्ट ऑन द रेट। रेट पे कोई डायरेक्ट, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी छूट गया है। ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 प्लांट का टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, C4 प्लांट का टेम्परेचर जो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। वाटर जो होता है, वाटर की बात करते हैं, नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रेट। रेट पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट वाटर का देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इनडायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं वाटर एक प्लांट है, इस प्लांट की लीफ है, स्टोमेटा लगे हुए हैं, अब इसके अंदर वाटर स्ट्रेस आ गई। अगर वाटर स्ट्रेस आया तो लीफ क्या कर जाएगी? विल्ट कर जाएगी, और विल्ट कर जाएगी तो सरफेस एरिया क्या कर जाएगा? रिड्यूस। विल्ट का मतलब मुरझा जाना। लीफ मुरझाएगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी? ये भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। हम बात करते हैं स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा क्लोज जाए, क्योंकि वाटर स्ट्रेस हो रही है तो स्टोमेटा क्लोज जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज जाएंगे तो CO2 क्या होगा? यहाँ पे लीफ के अंदर लेस इंटर, CO2 लेस इंटर, यानी CO2 अंदर बहुत कम जाएगी, और CO2 अगर अंदर कम जाएगी प्लांट की लीफ की स्टोमेटा के अंदर तो फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि CO2 क्या है? लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करेगी, ठीक है ना। तो सारा कुछ है, लेकिन हमारे पास CO2 नहीं है, और CO2 का जैसे जैसे क्यों CO2 अंदर इंक्रीज नहीं इंटर कर पा रही है? क्योंकि स्टोमेटा क्या हो गए? क्लोज, ड्यू टू वाटर स्ट्रेस। तो वाटर कहीं ना कहीं क्या होता है? डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं करता रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग पूरा चैप्टर अगर ध्यान से पढ़े होंगे, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर NCERT की लाइन बहुत अच्छे से आप रीड कर लो, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। चैप्टर क्रिस्टल क्लियर जितना होगा, नीट में क्वेश्चन करना उतना ही हमारे लिए आसान होगा। चाहे जितना भी टफ क्वेश्चन आए, हम बहुत अच्छे से उसको टैकल कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब करना क्या है? आपको क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर कर देना है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।